सो हेलो एवरीवन, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस है ऑफ इक्वल वैल्यू क्यू। उनको हमने प्लेस किया है एट द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें बताना है कि द रिजल्टेंट लाइन ऑफ फोर्सेस जो होगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो किस तरह स्केच होंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसके अलॉन्ग हमने 3 चार्जेस रख दिए। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा, इस पे और इस पे हमने क्यू क्यू चार्जेस रख दिए। ठीक है, अब क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी लाइंस वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर ऑप्शंस देखें हम तो हम बोल सकते हैं कि सारे फील्ड लाइंस जो भी होंगे वो सारे चार्ज से निकलने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में ये 3 चार्जेस हैं हमारे, इनसे फील्ड लाइंस निकल रही है। लेकिन आप इस वाली फील्ड लाइंस को देखोगे तो ये एक पॉजिटिव चार्ज से निकल के दूसरे पॉजिटिव चार्ज में जा रही है। यानी एक चार्ज से निकल के दूसरे पॉजिटिव चार्ज में जाना यानी ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है ना कि अंदर की तरफ आती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में सारे चार्जेस हैं हमारे, सारे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहे हैं, बट सेंटर में एक सर्कुलर लूप बन रहा है। ठीक है, सर्कुलर लूप बनना है यानी सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, और ये फील्ड का ओरिजिनेशन हमें कहीं कोई भी चार्जेस से नहीं दिख रहा है। यानी बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, और ये सर्कुलर है तो इसके लिए कोई चार्ज रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है इस फील्ड के लिए। तो ये डायग्राम भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ देखें तो थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं सारे फील्ड लाइंस जो है वो चार्जेस से निकल रहे हैं और वो अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहे हैं, ना किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के अंदर जा रहे हैं, और सारे फील्ड लाइंस जो है वो अवे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ना ही यहाँ पे कोई लूप बन रहा है और ना ही कोई फील्ड लाइन निकल के किसी दूसरी चार्ज में जा रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारी फील्ड लाइंस सर्कुलर बनी हुई हैं। सर्कुलर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस अगर हम इसकी बात करें इसकी ओरिजिनेशन तो कोई चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं है फील्ड लाइन के लिए, तो बिना चार्ज के फील्ड लाइन बन नहीं सकती। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो आंसर है वो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें आप देख सकते हो फील्ड लाइंस जो है वो चार्ज से बाहर निकल रही है और ना ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है और ना ही किसी के अंदर जा रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड थैंक यू फॉर चूजिंग डाउटनेट। एक मेटेलिक सॉलिड स्फीयर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है, तो हमें बताना है कि लाइंस ऑफ फोर्स का कौन सा वाला पाथ इसमें करेक्ट है 1 2 3 4 में से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है लाइंस ऑफ फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की। वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी कहीं भी पाथ पे अगर कहीं भी जहां पर चार्ज इंड्यूस होगा या फिर कोई भी सरफेस चार्ज होगा वहां से ये रेडियली आउटवर्ड, अगर कोई पार्टिकल हुआ तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता। अगर ये चार्ज हुआ तो ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा। अगर कोई सरफेस चार्ज है तो ये यहाँ से रेडियली ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड में जाएगा, यानी ये हमेशा सरफेस चार्ज के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखेंगे कि अगर यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है एक मेटेलिक स्फीयर, और अगर यहाँ पर अगर कोई चार्ज कोई भी है ना, किसी भी चार्ज की वजह से अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही थी, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अगर इस साइड में एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस होके नेगेटिव चार्ज आएगा इस साइड। अगर यहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है हमने, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है तो ये जो सरफेस होगी वो इसको एब्जॉर्ब करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब जब एब्जॉर्ब करेगी तो वो भी नॉर्मली एब्जॉर्ब करेगी। अगर कोई भी सरफेस चार्ज यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली इमिट कर रहा है तो कोई भी नेगेटिव सरफेस चार्ज होगा तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम यहाँ पे कोई स्फीयर लेंगे तो इसके ऊपर जो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो परपेंडिकुलरली एब्जॉर्ब करेगा ये फील्ड लाइंस को। तो उसी तरह से यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होगा तो जो ये फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करेगा वो परपेंडिकुलरली एब्जॉर्ब करना चाहिए। अब ये देखते हैं कि ये एक मेटेलिक स्फीयर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो सबसे पहली बात तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अंदर अवेलेबल ही नहीं होगी। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इसे भी गलत हो जाता है। इनके गलत होने का एक रीजन और है, ये लाइंस है ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ एंगल बना रही है। ये भी है ना,
ये लगभग नॉर्मल है, ये भी कुछ एंगल बना रहा है, ये भी कुछ एंगल बना रहा है, जबकि इनको 90 डिग्री पे होना चाहिए था। जैसे कि ये 4 वाला है, 4 वाला अंदर अब्सेंट है, यहाँ पर 4 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अब्सेंट है, यानी 4 वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, क्योंकि ये 90 डिग्री पे कन्वर्ज भी कर रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री से इमर्ज भी कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंडक्टिंग स्फीयर या फिर हम कहें कि एक मेटेलिक स्फीयर के अंदर अब्सेंट रहता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। In this problem, we have given that a few electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in figure. These lines suggest that, okay, the magnitude of Q1 is greater than Q2, magnitude of Q1 is lesser than Q2. At a finite distance to the left of Q1, the electric field is 0, and at a finite distance to the right of Q2, the electric field is 0. So first of all, let's talk about the direction of electric field lines. As we can see that the direction of electric field lines is emerging out from the point charge, okay, in all directions, okay. So we can say that the nature of Q1 is positive, and we can see that all the electric field lines terminating on charge Q2. So nature of charge Q2 is negative, okay. Now we can see that the number of electric field lines is directly proportional to magnitude of charge, and we can count the number of electric field lines emerging out from charge Q1 and going into charge Q2, okay, terminating on charge Q2, point charge Q2. So we can see that at this location the number of electric field lines are greater than this location, okay. So we can say that the magnitude of charge Q1 is greater than the magnitude of charge Q2. That means, first of all, option A is correct, option B is wrong. Now we know that the electric field at the left of charge Q1, consider we are talking about this location. So okay, so this distance is R1 from point Q1. So electric field E1 at this location can be given as KQ1 upon R1 square. So as Q1, magnitude of Q1 is very high as compared to Q2. If we are going to increase the R1 distance, then also E1 cannot be 0, because the magnitude of charge Q1 is very high as compared to Q2. When we come right of Q2, consider at this location, this is R2 distance, okay. At this location, the electric field E2 can be given as K into Q2 upon R2 square. As magnitude of Q2 is less, and if we are going to increase the distance R2, then there will be some location or some point where electric field may be 0, okay, electric field may be 0. So we can say that at a finite distance to the right of Q2, the electric field is 0. That means option D is correct, option C will be wrong. So option A and option D are the answer of this problem. Thank you. In this question, electric line of forces in xy plane is given by equation x square plus y square is equal to 1. A particle with unit positive charge initially at rest at the point x is equal to 1 and y is equal to 0 in xy plane will move along the circular line of force, ओके. तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं. देखिए ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है. देखिए ये इक्वेशन जो है वो एक्चुअली में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर जिसका 0,0 है और रेडियस जो है वो 1 है,
ओके 1 यूनिट है। तो ये क्या है कि बोल रहा है कि पार्टिकल जो है क्यू चार्ज जो है वो x इज इक्वल टू 1 पे है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक्सेस बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब कि रेडियस है इसका। तो इसका रेडियस पे ये सरकमफेरेंस पे पार्टिकल है, यहाँ पे ये पार्टिकल है इस समय। और y इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू क्या, जीरो होता है जब एक्स एक्सेस पे जब पार्टिकल रहेगा तो y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो मतलब कि ये पार्टिकल क्यू यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन जो ये सर्कुलर मोशन है ये नहीं करेगी, क्योंकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि यहाँ पे कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है कि इस पार्टिकल पे कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है वो इस सर्कुलर मोशन मतलब इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, Question is given a positive point charge Q is fixed at the origin. A dipole with a dipole moment P vector is placed along the x-axis far away from the origin with P pointing along positive x-axis. So first part, if the kinetic energy of the dipole when it reaches a distance of d from the origin is this, then n is find. QB by 4 pi epsilon naught in n, then n is find. And second is if the force experienced by the charge Q at this moment is, then X is. So firstly here we can see that Q charge is placed at origin. This is the origin, means here this positive Q charge placed, and here in the question is given, means dipole moment P is placed away. This is placed on a x-axis. So here the dipole P vector is placed on x-axis. First part here we can find the dipole when reaches a distance d from the origin. So here we can see when reaches at here at distance d. So suppose this is a k, here this q is a fixed, and here find k, means this is a at here kinetic energy is k. So now applying work energy theorem, we can write work done by electric force here. This is equal to delta x, means electric force is equal to conservative, means the force at center is a conserve. Now here we can write that is del u is equal to del k. Now here we can write this is a del u plus del k is equal to 0. Now here u f k f is equal to u initial plus k initial. Now firstly find potential energy at final. So here we can write UF is equal to, means here U is minus P dot E, and here P is P I cap, P times I cap. So here it will come, this is a P I cap, and here E vector is KQ by D square I cap. Now here U final is equal to minus KPQ upon D square, and here find here U initial. So U initial is equal to, here we can write this is a minus Pi, and here it is at a infinity initial. So that means this is a 0, and here kinetic initial is 0, and here kinetic final is here K. So first part here we can write put the value, this value, put this value as in this equation. So we can write UF is minus KPQ upon D square, and KF is K is equal to initially 0, kinetic 0. Now here we can write K is equal to, means KF is equal to KPQ upon D square, and here we can write this is a QP upon 4 pi epsilon naught D square. And now it's a compare
this is a question equation. So question equation is QP upon 4 pi epsilon naught d raised to power n. So here we find a n value, n is 2. Now here similarly we find a second part. So here in that case n is equal to 2, and here find if the force experienced by the charge q at this moment. So 4 qp by pi epsilon naught dq, then x value find. The force experience, we know that force is equal to du by dr, and here u is equal to, we take a general position, so pi kq by x square I cap. So here it is equal to kpq upon x square, and here differentiate du by dx is equal to kpq minus 2 by x, and here it is equal to 2 kpq by x cube, and f is equal to minus 2 kp x cube, and here x take a d, so we can write this is a 2 kpq by dq. F is equal to here minus 2 into 1 by 4 pi epsilon naught qp by dq. Now here we compare this equation in a question equation. So here this is a 2 pi qp upon epsilon naught dq is equal to, question equation is this 4 qp upon pi epsilon naught dq x. So qp to qp cancel, pi epsilon is cancel, dq is cancel. Now here x is equal to 8. So the value is x is 8 now. Then the x value is 8. This is solution of this question, x equal to 8. This is solution of this question, guys. Thank you. हमें क्वेश्चन में गिवन है फॉर द टू पैरेलल रिएक्शंस A forming B with the rate constant K1 and A forming C with the rate constant K2 shows that the activation energy E dash for the disappearance of A is given in terms of activation energy E1 and E2 for the two paths by this. ओके तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले हमें पता है फॉर द टू पैरेलल रिएक्शंस जब हमारे पास A फॉर्म हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है एंड फॉर्मिंग बी एंड ए फॉर्मिंग सी विद द रेट कांस्टेंट K2 और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है E1 एंड E2. तो अगर मैं लिखना चाहूँ E डैश, सो द E डैश एक्सप्रेशन विल कंटेन the rate constant for the first reaction multiplied with the activation energy with the K2 and E2 divided by K1 plus K2, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन है. ठीक है, तो हमें आगे देखना है जो रेट कांस्टेंट होता है हमारा ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज द सम ऑफ rate constant of two parallel reactions. ठीक है, ये मेरा सम हो जाएगा. तो अगर मैं लिखना चाहूँ K तो माई K वुड बी इक्वल टू K1 प्लस K2. ठीक है, और बात कर रहे हैं अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की, हमें इसको एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में लिखना है. सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी A इज इक्वल टू A नॉट e raised to the power minus kt. This is the standard formula, and for these type of reaction where the parallel reactions are happening, so what we do, instead of the rate constant K, we write the sum of the rate constants for both the reactions which are parallelly taking place. Okay, so it would be E naught minus K upon into T. So this is the final answer of this question. So they have asked for this. Okay, so this is our final answer. Okay, I hope this is helpful for you.